हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है दोस्तों आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। यूपी टेट 2026 में बचा है बहुत ही कम दिनों का समय और ऐसे में दोस्तों आपकी तैयारी को आखिरी टचअप देने का समय आ चुका है। और दोस्तों इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए A2M एकेडमी ले आया है आपके लिए यूपी टेट पेपर 1 की मैथ्स की PYQ सीरीज। दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाले हैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल, कुछ थ्योरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिससे न सिर्फ आप अपनी तैयारी को एक आखिरी टेस्टिंग दे सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर दोस्तों आपकी तैयारी में कोई कमी रह गई है तो उसको भी आप कर सकते हैं जड़ से खत्म। तो दोस्तों चलिए इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही है। 1 ग्राम बराबर किलोग्राम। अब देखिए दोस्तों सवाल बहुत ज़्यादा आसान है और कुछ मेरे दोस्तों के लिए तो वो ऑप्शंस देखते ही इसे टिक मारकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने इसमें ये वर्ड क्यों रखा है, ये जो वर्ड है विकल्प, ये क्यों रखा है, क्योंकि दोस्तों ये इकलौता आपका ये जो सवाल है इसके कई विकल्प आपको एग्जाम में मिल सकता है। हो सकता है आपका एग्जामिनर इसे दशमलव में पूछे, हो सकता है आपका एग्जामिनर इसे भिन्न में पूछे, और हो सकता है आपका वही एग्जामिनर इसे घात की पावर में भी पूछ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको हर तरफ से इसका उत्तर आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपने क्वेश्चन रिवाइज, शुरू करें। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में दोस्तों कितने ग्राम होते हैं, तो हम सबको पता है दोस्तों 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। अब इसका विपरीत अगर कोई आपसे पूछ ले कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में दोस्तों आपको सिर्फ अपनी इस वैल्यू को इसके बटे में लिखना है दोस्तों। बस हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो आपका उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर बन जाएगा 1/1000 किलोग्राम। लेकिन दोस्तों मैंने सवाल की शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि हो सकता है कि आपका एग्जामिनर इस विकल्प को क्वेश्चन में दे ही ना। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि यही विकल्प अगर एग्जामिनर चाहे तो लैंग्वेज बदल के आपसे बोल सकता है कि 1 ग्राम दशमलव में कितने के बराबर होगा। तो ऐसे में आपका उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर बन जाएगा 0.001 किलोग्राम। समझ गए दोस्तों। तो भिन्न में आपका उत्तर 1/1000 किलोग्राम और दशमलव में आपका उत्तर रहेगा 0.001 किलोग्राम। समझ गए दोस्तों। और कुछ मेरे विद्यार्थी जो इससे भी एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं उनके लिए मैं वो तीसरी डेफिनेशन भी लिख देता हूं कि 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम। लीजिए दोस्तों आपके तीनों डेफिनेशन आपके सामने हैं। 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम, 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम और 1 ग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम। लीजिए दोस्तों इसलिए मैंने कहा था दोस्तों कौन कौन से विकल्प, क्योंकि इसमें से आपका कोई भी विकल्प एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो आपके घात हो सकते हैं, वो आपका भिन्न हो सकता है, या वो हो सकता है आपका दशमलव के रूप में। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। चलिए तो आपका अगला सवाल है कि 0.001 का स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों होता क्या है
बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर असल में इन टॉपिक्स को लेके क्लैरिफिकेशन नहीं है। आंसर तो निकाल ले रहे हैं लेकिन वो खुद से अंदर से उस क्लैरिटी को पा नहीं पाए हैं कि कब उन्हें भिन्न, कब उन्हें दशमलव, कब उन्हें प्रतिशत, वो अगर आपस में चेंज करना पड़े तो वो कैसे करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक है आपकी। ट्रिक क्या है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपनी संख्या को जिस रूप में दिया है उस रूप में सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसा अभी मुझे कह रहा है दोस्तों, मुझे कह रहा है 0.01 का होल स्क्वायर, तो मैं अभी इसे नॉर्मली सिर्फ क्या करूंगा, मैं 0.01 को 0.01 से गुणा करूंगा। मेरा क्या बन जाएगा दोस्तों, मेरा बन जाएगा 0.000 और 1। दशमलव का गुणा करना तो आसानी है दोस्तों, इतना तो आप कर ही लेंगे। चलिए अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, अपने दिए हुए नंबर को सिंप्लीफाई कीजिए। स्टेप नंबर 2 क्या दोस्तों, स्टेप नंबर 2 है दोस्तों कि सिर्फ अपने जो आपने नंबर को सिंप्लीफाई किया है उसको सिर्फ 100 से गुणा कर दीजिए। लीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, जब भी आपको कहे कि इस संख्या को प्रतिशत के रूप में लिखिए तो आपको सिर्फ उसको 100 से गुणा कर देना है। लीजिए, आ गया आपको उत्तर 0.01। अब दिक्कत क्या है दोस्तों कि आप खुद से अपने क्वेश्चनों को जटिल बनाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चनों को जटिल मत बनाइए दोस्तों, क्वेश्चनों को जटिल मत बनाइए, क्वेश्चनों से डील करना सीखिए। जो चीजें आसान है, जो चीजें आसानी से डील हो रही है ना, उन्हें आसानी से डील कीजिए। तो हमें क्या करना है, पहले स्टेप में अपने नंबर को सिंप्लीफाई कीजिए, दूसरे स्टेप में सिर्फ उसे 100 से गुणा कर लीजिए। अब कुछ मेरे विद्यार्थी होंगे जो कहेंगे कि सर इसका कोई और रूप, तो हाँ, इसे आप 1/100% भी लिख सकते हैं। आपको करना क्या दोस्तों, आपको सिर्फ उसको 100 से गुणा करना है और आगे लगा देना है प्रतिशत का चिन्ह। लीजिए, आपके दोनों उत्तरों में से आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं 0.01% या आप बोल सकते हैं 1/100%। चलिए दोस्तों, आई होप आपको 2 स्टेप में किया हुआ सोल्यूशन बहुत अच्छे से याद रहेगा और आगे चल के आप ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, तो ये रहा हमारा तीसरा सवाल कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 है तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। ऐसा सवाल हमने पहले भी कर रखा है लेकिन उन कुछ छात्रों के लिए जिनको अभी तक इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं मिली है, चलिए दोस्तों इस सवाल को अटेम्प्ट करें। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि आपकी दो संख्याएं, कौन सी दो संख्याएं, एक x एक y, ठीक है। तो और मैं अभी मान लेता हूं कि मेरा x जो है वो y से बड़ा है। तो सवाल कहता है कि x और y का जो अंतर है, दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दिया दोस्तों, तो वो दिया है आपका 5। और कहा है कि उनका जो गुणनफल है, गुणनफल माने एक्स वाई, वो दिया है आपका 36। तो वो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए। व्युत्क्रम क्या होते हैं दोस्तों, तो व्युत्क्रम होंगे 1/y माइनस 1/x। अब कुछ छात्र हो सकते हैं जो पूछें कि सर पहले y कैसे आ गया, क्योंकि अगर x y से बड़ा है तो व्युत्क्रमों में y x से बड़ा हो जाएगा। तो लीजिए, आपका सवाल है ये। अब इसको निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। कैसे सॉल्व होगा, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस वाई बटे में एक्स वाई। अब देखिए, दोनों वैल्यूज आपको सीधा सीधा क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका है, वैल्यूज पुट कीजिए, आपका बन जाएगा 5/36। लीजिए दोस्तों, हो गया आपका सवाल सॉल्व। लेकिन दोस्तों, अगर मैं कहूं कि इसका एक सूत्र है जो कि सीधा आपको कहां खड़ा करता है दोस्तों, सीधा आपको ले आता है x माइनस वाई बटे एक्स वाई पे। तो दोस्तों, ऐसे में ये सूत्र पता होना कितनी अच्छी बात होती। आपको सूत्र पता होता, आप सीधा सवाल पढ़ते पढ़ते वैल्यूज उठाते कि x माइनस वाई कितना 5, एक्स वाई कितना 36। लीजिए, आपने सवाल पढ़ते पढ़ते उत्तर निकाल दिया, कलम नहीं उठाई, टिक मारा और आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये रफ्तार लानी है आपको।
ऐसे सूत्रों पर पकड़ लानी है आपको कि आप सवाल देखते देखते आपको सूत्र का अंदाजा लग गया, सूत्र दिमाग में है, आपने वैल्यूज उठाई, पुट किया, आंसर निकला, एक टिक लगा और आप बाकियों से रेस में आगे निकल गए। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। ये है दोस्तों आपका आज का चौथा सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अब देखिए दोस्तों, हम इस सवाल को दो तरीके से करेंगे, क्योंकि ऐसे आज के वीडियो में आपको एक दो सवाल और मिलेंगे, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं। आपके ऊपर है कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं और आपकी किस तरीके पे ज्यादा अच्छी पकड़ है। तो पहला तरीका तो है दोस्तों इसमें कैलकुलेशन का। पहला तरीका क्या है आपका, कैलकुलेशन का। ये है आपका पहला तरीका। ये कैलकुलेशन का तरीका क्या कहते हैं दोस्तों, कि आप आसान आसान नंबर मान लीजिए। जैसे मेरे केस में मैं लेंथ को 100 मान लेता हूं, ब्रेड्थ को भी 100 मान लेता हूं और हाइट को भी 100 मान लेता हूं। ठीक है, मैंने तीनों चीजों को 100 मान लिया मेरी कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। अब मेरा नॉर्मल केस क्या कहता कि अगर मुझे कमरे का आयतन निकालना है, जो कि होता क्या दोस्तों, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मेरा उत्तर क्या निकलेगा, 100 गुणे 100 गुणे 100। मेरा उत्तर क्या बन गया दोस्तों, मेरा उत्तर बन गया कितना, एक के बाद 2 शून्य और 2 शून्य और 2 शून्य। ये बन गया दोस्तों मेरा उत्तर। समझ में आया, ये बन गया मेरा पहला उत्तर। लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है कि कमरे के आयतन में परिवर्तन आएगा। क्यों, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन आ गया और किस में परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन आ गया आपकी चौड़ाई में और आ गया आपकी ऊंचाई में भी। अब देखिए दोस्तों, हमने 100 इसलिए माना था दोस्तों ताकि हम लोग डायरेक्टली इस परिवर्तन को अपने नंबरों में लिख सकें। अब 100 में यदि 10% घटाया गया हो तो 100 कितना बन जाएगा दोस्तों, तो 100 बन जाएगा 90। वैसे ही अगर चौड़ाई में 20% घटा हुआ तो चौड़ाई कितनी बन गई, चौड़ाई बन गई 80। और ऊंचाई में 5% बढ़ाया गया तो ऊंचाई कितनी बन गई, ऊंचाई बन गई 105। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। मैंने कहा था दोस्तों ये कैलकुलेशन बेस्ड है, आपकी पकड़ अगर कैलकुलेशन पे अच्छी है तब आप इस तरीके से चलिए, इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। इसको सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आएगा 7,56,000। ये आपका उत्तर आएगा दोस्तों। अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो ये तरीका आपके लिए बना है, नहीं तो दोस्तों थोड़े समय में हम दूसरे तरीके पे भी बात करेंगे, देखिएगा कि आपको वो तरीका कैसा लगता है। अब इन दोनों का फर्क निकाल लीजिए दोस्तों। इन दोनों का पहले तो अंतर निकाल लीजिए यहीं के ही। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, तो इन दोनों का अंतर हो गया आपका 2,44,000। समझ में आया दोस्तों, ये हो गया आपका अंतर 2,44,000। तो अब अगर आपको कोई प्रतिशत में पूछे कि कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया तो कितने का है दोस्तों, तो आपका अंतर कितना है, 2,44,000 का। और कितने पर, तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी दोस्तों, तो ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी, समझ गए दोस्तों। अब इसके आपको प्रतिशत में परिवर्तन निकालना है तो इसको कर दीजिए 100 से गुणा। अब नंबरों को काट लीजिए दोस्तों, नंबरों को काटिए, आपको नंबर कटते हुए सामने सामने दिखाई भी देंगे। ये और ऊपर से 3 जीरो और नीचे से 3 जीरो, और ये आपका जो 1 जीरो है ये यहां पर बन जाएगा दशमलव। तो आपका उत्तर आ जाएगा दोस्तों कितना, 24.4%। लीजिए दोस्तों, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है और आपको लगता है कि आप पेपर में इस लेवल की कैलकुलेशन को 30 सेकंड से 1 मिनट में करने के लायक हैं, तब तो दोस्तों ये तरीका बना है आपके लिए। और अगर नहीं, अगर आप थोड़ा सा भी ऐसा महसूस होता है कि नहीं मैं उतने प्रेशर में इतनी हैवी कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों चलिए इसी पर दूसरे तरीके की भी बात कर लेते हैं कि हमारा दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका दोस्तों स्पेशली ऐसे ही क्वेश्चन से डील करने के लिए बना है।
दूसरा तरीका दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन से डील करने के लिए बना है, बस शर्त एक है कि आप एक बार में सिर्फ 2 यूनिट से ही डील कर सकते हैं। जैसे कि इसमें 3 यूनिट है दोस्तों, एक है आपकी लंबाई, एक है आपकी चौड़ाई, एक है आपकी ऊंचाई। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले 2 की यूनिट से डील करेंगे और बाद में इससे जो उत्तर आएगा उसको एच के साथ डील करेंगे। समझ गए दोस्तों। अब ये सूत्र क्या है दोस्तों, तो सूत्र का आप कहीं पे एक जगह बुक में भी अपने नोट कर लीजिए। ये सूत्र कहता है खाली स्थान ए, खाली स्थान बी, खाली स्थान ए बी बटे 100। ये है दोस्तों आपका सूत्र, ये है दोस्तों आपका सूत्र। अब मेरे कुछ छात्र जो पहली बार इस सूत्र को देख रहे हैं उनके लिए मैं पहले इसको कायदे से समझा दूं। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो ए है ये है आपका प्रतिशत में बदलाव आपकी पहली यूनिट का, और जो ये बी है वो है आपका प्रतिशत में बदलाव दूसरी यूनिट का, और उसके बाद ए और बी का गुणा करके बटे में 100। अब इनके आगे दोस्तों जो खाली चिन्ह है जो मैं आपको बता रहा था, ये जो खाली चिन्ह है, ये चिन्ह कैसे डिसाइड होंगे दोस्तों, ये चिन्ह कैसे डिसाइड होंगे। तो इसको डिसाइड करने का बहुत आसान सा तरीका है कि अगर क्वेश्चन कहता है कि घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है या कमी आ रही है, तब तो इसके लगेंगे माइनस, तब इसका चिन्ह बनेगा माइनस माइनस। और यहां दोनों का माइनस माइनस क्या बन जाएगा दोस्तों, तो ये बना देगा प्लस। समझो दोस्तों, माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। लेकिन अगर दोस्तों सवाल कहता है कि वृद्धि हुई है, बढ़ाया गया है, उछाल आया है, तो ऐसे में दोस्तों आपके दोनों चिन्ह हो जाएंगे प्लस, और आपका जो मिक्स में जो उत्तर आएगा वो भी हो जाएगा प्लस। दोस्तों चिन्हों का अगर आप ध्यान रख पाए, जैसे कि पिछले वाले टॉपिक में था कि अगर आपकी कैलकुलेशन तेज है तो वो तरीका था आपके लिए। इस तरीके में सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, आपको रखना है चिन्हों का ध्यान। अगर आप कायदे से चिन्हों का ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, तो ये तरीका बना है आपके लिए, और ये दोस्तों आपको उससे बहुत तेज उत्तर ला कर देगा। आइए आपको सामने इसकी टेस्टिंग भी करके दिखा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एल और बी को साथ में टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एल पे कितना बोला दोस्तों, तो 10% घटाया गया, मतलब -10। और यहां दोस्तों ये प्रतिशत का ही सवाल है, इसलिए इसमें आगे प्रतिशत लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि बदलाव को प्रतिशत में ही होना होगा। अब दूसरा क्या बोला है, चौड़ाई को 20% घटाया गया, मतलब -20। और फिर बोला है कि लंबाई और चौड़ाई, अब देखिए लंबाई का था -10, चौड़ाई का था -20 और बटे में 100। तो माइनस और माइनस, समझो दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस क्या बना देंगे, ये बना देंगे प्लस। लीजिए आपका आ गया -30 और प्लस -30 और +2, तो ये हो गया आपका दोस्तों कितना, ये हो गया आपका -28। ये आ गई आपकी एक जोड़ी का उत्तर, कितना, -28। एक लाइन में ही आपको इतने दूर आ गए हो आप। अगली लाइन अप्लाई करें, अगली लाइन अप्लाई करते हैं। तो अगली लाइन अप्लाई करने के दोस्तों मैं थोड़ी सी जगह यहां से हटा देता हूं बस, क्योंकि इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। अब बस बचा क्या आपका, आपका एक जोड़ी का उत्तर आ चुका है -28। अब लीजिए -28, ऊंचाई का क्या हुआ, 5% बढ़ाएगी, तो यहां पे लिख दीजिए +5, और यहां पे क्या हो जाएगा -28 और 5 का गुणा बटे में 100। लीजिए -28 + 5 -23, और 28 × 5, 28 × 5 कितना हुआ, 28 × 5 हो गया आपका 140, -140 और बटे में 100, मतलब -1.4। लीजिए आपका उत्तर आ गया
-24.4। और देखिए दोस्तों, ये जो माइनस है ना, ये माइनस आपको बता रहा है कि अंतिम में चीज कम हुई है। लीजिए, अब बताइए दोस्तों, आपके लिए कौन सा तरीका आसान है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि इनमें से कौन सा तरीका आपके लिए बेटर है, कैलकुलेशन या ये सूत्र। जो भी तरीका दोस्तों आपको सही लगे, इसलिए दोनों तरीके आपको बताए गए हैं ताकि जो तरीका आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पेपर आपको डील करना है दोस्तों, तरीके आपको पता होने चाहिए, अपनी कमजोरियां अपनी शक्तियां आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल करें। लीजिए आपका अगला सवाल। तो सवाल पढ़िए दोस्तों। सवाल कहता है कि किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? अब देखिए दोस्तों, अब हमें बनना है मिस्त्री। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो कह रहा है कि टाइलें लगाइए, लेकिन टाइलें नहीं, हम लगाएंगे छोटा सा दिमाग। क्या दिमाग लगाएंगे दोस्तों? हम दिमाग ये लगाएंगे कि पहले तो इन दोनों नंबरों को हम किसी एक यूनिट में बदल लेंगे। तो मुझे तो दिख रहा है कि यूनिट बदलना कौन सा आसान है, तो इसे आप लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे? 1517 सेंटीमीटर। और ये 9 मीटर 2 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका 902 सेंटीमीटर। समझ गए दोस्तों? एक बन गया आपका 1517 सेंटीमीटर और एक बन गया आपका 902 सेंटीमीटर। अब सवाल बहुत ही छिपे हुए शब्दों में आपसे क्या जानना चाहता है दोस्तों? तो अगर कभी भी ऐसा कोई सवाल आपको दिखे जिसमें ये लैंग्वेज हो कि न्यूनतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों वो असल में आपसे क्या जानना चाहता है? वो आपसे जानना चाहता है कि अगर बड़ी से बड़ी टाइल में लगा पाऊं तभी तो मेरी न्यूनतम संख्या होगी। जितनी बड़ी टाइल लगेगी उतनी कम टाइलों में काम हो जाएगा। और बड़ी से बड़ी टाइल लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए दोस्तों मासा। हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें चाहिए HCF। समझे दोस्तों? समझे? ये सवाल आपसे छिपी हुई भाषा में HCF पूछ रहा था कि मुझे बस इन दोनों नंबरों का HCF बताइए। अब देखिए, दोनों नंबर थोड़े से टेढ़े थे। कैसे टेढ़े हैं? क्योंकि अगर आप 1517 को अगर इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से करें तो इसके नंबर क्या क्या बनेंगे पता है दोस्तों? इसका बनेगा 37 गुणे 41। और 902 का क्या बनेगा? तो 902 का बनेगा 22 गुणे 41। लीजिए, आपसे क्वेश्चन ने छिपे हुए शब्दों में मासा पूछा और आपने मासा निकाल के दे दिया। अब मासा निकाल के दे तो दिया दोस्तों, लेकिन सवाल उससे एक लेवल आगे खड़ा था। वो कह रहा है न्यूनतम संख्या बताओ। अब अभी जो आपने बताई वो थी कि मेरी भुजा कौन सी हो, मतलब मेरी भुजा कितने सेंटीमीटर की हो ताकि मेरी कम से कम टाइलें लगेंगी। यही तो आपने एचसीएफ करके निकाला कि मेरी भुजा की लंबाई कितनी हो कि मेरी कम से कम टाइलें लगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए अपनी लंबाई 1517 और अपनी चौड़ाई 902 अपने कमरे की। और अब आपकी टाइलों की लंबाई कितनी है? 41 और चौड़ाई 41, क्योंकि टाइलें हैं वर्गाकार। सॉल्व कर लीजिए इसको, इसको सॉल्व कीजिए। आपका उत्तर आएगा कितना कितना? अभी मसा निकालते समय देखा था ना, ये दोनों नंबर इन दोनों नंबरों को काटेंगे तभी तो मसा है। एक बनेगा आपका 37, एक बनेगा आपका 22, दोनों आपस में गुणा होंगे और बनेंगे 814। लीजिए दोस्तों, आ गया आपका उत्तर 814। सवाल ने शुरू किया आपको मिस्त्री बनाने से, अंतिम में आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एचसीएफ का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे रियल लाइफ एग्जांपल में पूछ लिया। इसलिए दोस्तों, इसीलिए A2M एकेडमी आपके लिए चुन चुन के ऐसे क्वेश्चंस ला रहा है, PYQ उसके नाम पे, ताकि आप सिर्फ
आप सिर्फ थ्योरी तक न रहें, उसकी प्रैक्टिकलिटी में भी आए, रियल लाइफ क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि एग्जामिनर हर जगह आपको म स और ल स लिख के नहीं देगा। चलिए अब दोस्तों अगला सवाल करें। लिए दोस्तों, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 करके आए थे, हम फिर से पहुंच गए ठीक वैसे ही सवाल पे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों, साथ के साथ आप भी कैलकुलेशन करते चलिए। तो पहले हम लगाएंगे कैलकुलेशन वाला रास्ता। कैलकुलेशन वाला रास्ता क्या कहता है कि नंबर मानो आसान, तो लेंथ मानी 200 और चौड़ाई मानी 100, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, L इंटू बी बराबर 20,000, है कि नहीं। अब फिर मैं निकालूंगा एल डैश माने जब 60% की वृद्धि हो गई, तो कितना बन गया इसका 60%, तो इसका 60% जोड़ दीजिए इसमें, तो ये बन जाएगा आपका 320। और अब पूछ रहा है कि अब आपका ये क्या होगा, आपकी चौड़ाई क्या होगी। क्यों, क्योंकि आपको अभी भी 320 और बी का गुणा करने पे 20,000 ही आना चाहिए। तो क्या करना है, क्या करना है, मुझे करना है 20,000 को किससे, 320 इंटू बी से कंपेयर, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 20,000 बटे में 320। लीजिए सॉल्व कर लीजिए, इसको इससे काटिए, फिर 32 से इसको काटिए, 32 से इसको काटेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर आएगा आपका 62.5। उत्तर आएगा आपका 62.5। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी आई। अब प्रतिशत की कमी किस में, नए और पुराने में। तो पुराना तो था कितना 100, नया बना 62.5, कितने का फर्क, कितने का फर्क हुआ इन दोनों में, तो फर्क हुआ 37.5 का, कितने पर, तो 100 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, लीजिए आपका उत्तर 37.5। क्या लगा, हर बार कैलकुलेशन से लंबा रास्ता जाएगा, लीजिए आपका रास्ता छोटा कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर बार कैलकुलेशन का रास्ता लंबा जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपकी पकड़ कैसी है, आपकी पकड़ कैलकुलेशन पे तेज है या सूत्र पर तेज है। चलिए दोस्तों अब इसी सेम क्वेश्चन को साथ के साथ आप भी करते चलिएगा, हम लोग सूत्र वाले तरीके से ट्राई कर लेते हैं। शुरू करें, चलिए। तो अब लंबाई बोला है 60% बढ़ जाएगी, तो 60% अगर लंबाई बढ़ जाएगी तो मेरा तो आ गया +60। और बोला है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत कम हो, मतलब एक माइनस का चिन्ह लगा के बी को लिख लीजिए। और फिर बोला है कि प्रतिशत की कमी रहेगी, मतलब एक तो हो जाएगा मेरा +60 और इसके साथ आ जाएगा -b और बट्टे में आ जाएगा 100। और इसके सामने क्या लिखूं दोस्तों, इसके सामने क्या लिखूं, वो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल न बदले, मतलब कोई प्रतिशत में बदलाव नहीं होना चाहिए, तो इसके सामने लिख दूंगा बड़ा बड़ा शून्य। चलिए अब क्या करना है, बस इक्वेट कर देना, इक्वेट कर देते हैं इसको जल्दी जल्दी। तो मेरा क्या बनेगा दोस्तों, तो मेरा बन जाएगा 60 माइनस 100 बी माइनस 60 बी बटे में 100 बराबर 0। अब और आगे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 600 माइनस 160 बी बटे में 100 बराबर 0। लीजिए एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो आपका क्या बन गया, आपका बन गया 160 बी बराबर 600। और यहां से दोस्तों आपकी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी 37.5 प्रतिशत। प्रतिशत क्यों लिखा दोस्तों मैंने, क्योंकि असल में यहां पे डायरेक्टली आपका उत्तर प्रतिशत में ही आ रहा होता है, तो प्रतिशत तो आना ही आना है। लीजिए पता चल गया कितने प्रतिशत की कमी आएगी,
कितने प्रतिशत की आएगी? तो 37.5। अब कुछ लोग पूछेंगे कि माइनस का चिन्ह कहाँ गया सर? तो माइनस का चिन्ह दोस्तों आपको समझाने के लिए होता है। ये चिन्ह नंबर के नहीं है, ये चिन्ह है ये बताने के लिए कि वृद्धि हुई है या कमी आई है। ये नंबर के चिन्ह नहीं है, ये नंबर के साथ मत रख लीजिएगा। प्रतिशत नेगेटिव में नहीं होते दोस्तों, समझे? चलिए अगला सवाल पे बढ़े। तो ऐसे सवालों को करते रहिए, आपको पता रहेगा कि आपकी क्या मजबूती है, आपकी कैलकुलेशन तेज है, आपका कौन सी चीज पे आप वीक पड़ रहे हैं। चलो अगला सवाल करें। अगला सवाल क्या करें दोस्तों कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा? अब लीजिए एक लंबा चौड़ा हिंदी का सवाल, शुद्ध हिंदी, बस 2 मिनट आपको इधर से उधर घुमाएगा, लेकिन हम नहीं घूमेंगे, हम तो उत्तर निकालेंगे और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। तो मेरा तो जो घन है, मेरा जो घन मैंने माना है उसकी मैं लंबाई ए मान लेता हूं। तो अब बताइए घन की भुजाएं, तो घन की भुजाएं कितनी हो गई? तो घन की भुजाएं हो गई 12, 12 भुजाएं होती हैं, तो घन की भुजाएं हो गई 12 टोटल। और घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब, हाँ कि ना? सवाल भी तो यही कह रहा है कि भुजाओं की लंबाई उसके आयतन के बराबर है। लीजिए यहां से निकाल दीजिए, यहां से क्या निकला आपका कि ए स्क्वायर बराबर 12। और सॉल्व करना है, ए की वैल्यू निकाल लीजिए। लेकिन 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 सवाल ने पूछा क्या है? क्यों अपनी मेहनत बढ़ा रहे हैं? सवाल पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय फल। संपूर्ण पृष्ठीय फल, संपूर्ण, संपूर्ण का फॉर्मूला याद है? संपूर्ण का फॉर्मूला है 6a²। 6a², ए स्क्वायर ही तो चाहिए था, क्यों ए तक जा रहे हो? लिखो सीधा सीधा 6 × 12, 6 × 12 लिखो, सीधा उत्तर लाओ 72। लो शुद्ध हिंदी का सवाल 2 मिनट में खत्म। डरना नहीं है दोस्तों, डरना नहीं है सवाल से। सवाल लंबे होंगे, सवाल घुमा के आएंगे, लेकिन अंतिम में उत्तर यही, यही छोटे छोटे, छोटे छोटे उत्तरों में, छोटी छोटी बातों में सिमट जाएंगे सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। चलो तो अगला सवाल है हमारा कि 2018 में, देखो 10 साल पहले पहुंच गए अब बातें। अब कह रहा है कि 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपए है। बताइए, अब ये आर्थिक है, ये साल का है कि महीने का पता नहीं, लेकिन वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः पहले 10% बढ़ा और फिर 15% बढ़ा, और अब 2018 में उसका ये वेतन हुआ है। ठीक है, ये वेतन उसका 2018 में है, मतलब 2016 से 2018 उसका वेतन 2 बार बढ़ा है। कंपनी में ज्यादा काम कर रहा है अमित। चलिए, तो वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? कितना भी हो, मैं ये मान लेता हूं कि उसका वेतन था एक्स। सबसे आसान है, इसका वेतन था एक्स, तो पहले साल क्या कितना बढ़ा होगा? तो 10% बढ़ा, तो एक्स का 10% तो कितना हो गया? 110, है कि नहीं? बढ़ गया। और फिर बोल रहा है कि फिर अगले साल 15% बढ़ा, तो एक तो इसकी पेमेंट बढ़ गई, और अगले साल फिर मेहनत करके फिर अपनी पेमेंट फिर 15% बढ़वा ली। समझ रहे हैं? फिर अपनी पेमेंट 15% बढ़वा ली। अब 2 साल बाद ये हुई है उसकी पेमेंट। पहले कितने, पहले 10% बढ़ी, पहला साल खत्म हुआ, फिर जितनी बढ़ी थी उसका भी 15% बढ़वा लिया। बताइए कितना काम कर रहा है अमित। तो अब ये जो है दोस्तों, ये दिया है आपका 1,26,500, ये है आपकी वैल्यू। लीजिए एक लाइन का ही था आपका सवाल, अमित की आय आप एक लाइन में निकाल दोगे। शुरू करें। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लीजिए दोस्तों। तो ये 110/100 ये क्या बन गया? आपका बन गया 11/10। ये 115/100 ये आपका बन गया 23/20। सामने क्या है? सामने है आपका 126, 1,26,500। लीजिए काटपीट मचा दीजिएगा, एग्जाम में काटपीट मचा दीजिएगा सीधा सीधा, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, नंबर काटते जाना है। ठीक है, नंबर काटते जाना है, नंबर काटिएगा, और ऑप्शंस क्यों ना थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा।
तो अगर आप इसको सही से सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसको आप तो आपको अराउंड 30 सेकंड तो लग ही जाएंगे। तो इसका अंतिम उत्तर क्या आएगा मालूम है दोस्तों? इसका अंतिम में आपका उत्तर आएगा 1 लाख रुपए। मतलब अमित का वेतन 2016 में 1 लाख रुपए था, और अब वो आगे बढ़ के कहां पहुंच गया है? तो वो पड़ गया 1,26,500 पे। देखिए मेहनत कर रहा है अमित। आपको और हमें मेहनत करने की सख्त जरूरत है। चलिए मेहनत करते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल क्या कर रहा है दोस्तों? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब ये वही बात हो जाएगी कि मैंने ये सवाल अपनी पुरानी वीडियो में, जहां तक मुझे याद है दोस्तों, पार्ट 1 यूपी टेट पेपर 1 मैथ्स का जो मेरा पार्ट 1 था, उसमें भी ऐसा ही सेम सवाल था। मैंने वहां पे आपको सीधा सीधा बताया था दोस्तों, सीधा सीधा आपका सूत्र कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसका करना है आपको क्या? इसका करना है आपको गुणा। और ये किसके बराबर होगा? तो ये बराबर होगा आपका संख्या ए और संख्या बी के गुणे के बराबर। दोस्तों जाइए, जाके उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में भी आपको ऐसे ऐसे सूत्र मिलेंगे जो आपकी मेहनत को 5 मिनट से ले आएंगे सीधा 2 मिनट पे, 1 मिनट पे। कंपटीशन क्रैक करने के लिए दोस्तों स्पीड चाहिए। क्वेश्चन हर कोई करेगा, स्पीड में कौन करेगा? अपना टाइम कौन मैनेज करेगा? अपने ज्यादा नंबर के लिए अटेम्प्ट कौन करेगा? वो होती है बात। अब देखिए दोस्तों, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है। तो मुझे दो वैल्यूज दी हैं, कहा है महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम 432 है। बस वैल्यूज लिख देता हूं। एक मैं लिख देता हूं 432, सामने लिख देता हूं 6, और यहाँ पे एक की वैल्यू तो दी है 48, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 48 और बी से गुणा कर देता हूँ। लीजिए, ये आपको 48 को काट देगा कितनी बार में? 8 बार में। और ये जो आपका 48 है, ये इसको काट देगा कितनी बार में? 54 बार में। लीजिए, लीजिए दोस्तों, आपका आ गया उत्तर। वो भी सवाल पढ़ते पढ़ते। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे भी होंगे जिनको ये सूत्र पता है, उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने सीधा सीधा इसको कैसे लिखा होगा दोस्तों? उन्होंने लिखा होगा इसको ऐसे, 432 गुणे 6 और बटे में 48। उन्होंने सवाल को सीधा लिखा ही यही होगा, रफ शीट के, वो भी एक कोने पे, और 1 नंबर कन्फर्म। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी सवाल। और फिर से दोस्तों वही वाली बात, ये कुछ सवाल न्यूमेरिकल, कुछ सवाल थ्योरेटिकल, और कुछ सवाल बेसिक कॉमन सेंस। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है कि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार क्या होगा? अब देखिए, या तो आराम से बैठिए, कैलेंडर सोचिए, या तो जल्दी जल्दी, बस जल्दी जल्दी नंबरों को माइनस कीजिए। अब देखिए वो क्या बोल रहा है कि तीसरा फ्राइडे, तीसरा फ्राइडे कब है? तो बोल रहा है 16 को। तो दूसरा फ्राइडे कब होगा दोस्तों? दूसरा होगा 9 को, 7 दिन का गैप। और पहला फ्राइडे कब होगा? पहला फ्राइडे कब होगा? तो पहला फ्राइडे आपका होगा 2 तारीख को, फिर से 7 दिन का गैप। अब बताइए, अगर कोई महीना में दूसरा ही दिन फ्राइडे है, मतलब मंगलवार अभी तक आया ही नहीं है, तो पहला ट्यूसडे कब आएगा? मंगलवार आपका पहला ट्यूसडे आएगा आपका सीधा सीधा कब? 6 तारीख को, समझे? दूसरा मंगलवार, तो दूसरा मंगलवार आपका आएगा 13 को। तीसरा मंगलवार, तीसरा मंगलवार आएगा आपका 20 को। और चौथा मंगलवार, चौथा मंगलवार आएगा आपका 27 को। अब देखिए, मेरी तरह आप ऐसा एग्जाम में 1 2 3 4 मत कीजिएगा। पहला मंगलवार निकल गया, सीधा चौथे मंगलवार में कितने दिन? 21 दिन। जोड़िए सीधा 21, उत्तर आएगा 27। उत्तर पे टिक मारिए, आगे बढ़िए। सवालों को आपको एक्सप्लेन नहीं करना, एमसीक्यू पेपर है। अटेम्प्ट कीजिए, टिक मारिए, आगे बढ़िए। समझे दोस्तों? तो ये थे आपके आज के 10 सवाल। कुछ थ्योरेटिकल थे, कुछ थोड़े लेंदी थे, और कुछ में दोस्तों, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताया, आपको ये जो वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको लास्ट ईयर के पेपर मिले, लास्ट ईयर का आप क्वेश्चन देखो। मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस में ये भी जानो कि ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा माइनस पॉइंट है, यहां पे मुझे काम करने की जरूरत है। समझो दोस्तों? तो ऐसे में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन कौन से आपके स्ट्रेंथ हैं, कहाँ कहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। इससे पहले भी दोस्तों हमारे चैनल पर PYQs की वीडियोस पड़ी हुई हैं, जाइए उन वीडियोस को देखिए, उन्हें उनसे भी कुछ सीखिए। तो दोस्तों
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट कर सकें क्लियर। दोस्तों हमारा चैनल अभी बन रहा है, इस पे अभी धीरे धीरे हम और भी वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को ग्रो करने में दोस्तों मदद करेगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी जोश के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, बने रहिए A2M एकेडमी के साथ। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।